हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम फीटस एंड प्लेसेंटा की। भ्रूण और प्लेसेंटा किस तरीके से काम करता है, क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है कंसेप्शन, जिसको गर्भाधान बोलते हैं। जिस समय पे महिला गर्भवती हो रही होती है या होने के लिए प्रक्रिया शुरू करती है, उसको कंसेप्शन बोलते हैं। तो गर्भधारण तब होता है जब पुरुष का शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से मिलकर निषेचन करता है। मतलब पुरुष का स्पर्म फीमेल के ओवा से मिलकर जब फर्टिलाइज होता है, उसे हम कंसेप्शन कहते हैं। इसके बाद भ्रूण का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, पहले क्या होगा, कंसेप्शन होगा। कंसेप्शन होता क्या है, जब मेल का स्पर्म फीमेल के एग से मिलकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करता है, उसे हम निषेचन या कंसेप्शन बोलते हैं। और इसके बाद बच्चे का, फीटस का बनना स्टार्ट होता है, भ्रूण का बनना शुरू होता है। ये होता है। इसके बाद देखिए, हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ फीटल डेवलपमेंट की। तो भाई कंसेप्शन हो गया पहले, है ना। कंसेप्शन मतलब कंसीव हो गया। कंसीव होने के बाद क्या होगा, स्टेजेस होंगी डेवलपमेंट की। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा। तो उसकी जो पहली स्टेज होगी वो 1 वीक से लेके 4 वीक तक, मतलब 1 महीने तक होगी भ्रूण की अवस्था। सेकंड स्टेज जो होगी वो 1 से 4 सप्ताह के बीच में होगी। इस सप्ताह में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसमें जाइगोट बनता है। ठीक है, गर्भावस्था में स्थापित होता है। जाइगोट बनेगा फैलोपियन ट्यूब में, और वो कहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में आके यूट्रस की किसी भी वॉल से जाके अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। कोशिकाएं तेज़ी से विभाजित होना शुरू होती हैं। भाई कोशिका का क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस शुरू होता है। माइटोसिस मतलब एक कोशिका 2 कोशिका में टूटती है, 2 कोशिका 4 में टूटेंगी, 4 कोशिका 8 में टूटेंगी। इस तरीके से कोशिका का तेज़ी से विभाजन शुरू हो जाता है और बॉडी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। प्लेसेंटा बनने लगता है। ठीक है, 1 से 4 सप्ताह के बीच में ही आपका प्लेसेंटा जो है वो बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब बात करेंगे सेकंड, इसके नेक्स्ट स्टेज के बारे में, जो कि है 5 वीक से 8 वीक के बीच की। तो 5 वीक से 8 वीक की जो इसकी अवस्था है, उसमें क्या होगा, भ्रूण का मस्तिष्क बनना स्टार्ट हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसका हार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हृदय बोलते हैं, और अन्य अंगों का प्रारंभिक विकास भी होना शुरू हो जाएगा 5 से 8 सप्ताह में। इसके साथ ही हृदय में धड़कन शुरू हो जाती है। भ्रूण की लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है, जो कि आपकी 5 से 8 वीक में होती है। ये 3-4 काम जो है वो 5 से 8 वीक में आपके भ्रूण में हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, 9 से 12 वीक। ठीक है, 5 से 8 वीक में आपका क्या हो गया, हृदय बनना स्टार्ट हो गया, प्लेसेंटा इंक्रीज होना शुरू हो गया, आपके अंग बनने शुरू हो गए। अब आते हैं हम 9 से 12 वीक पे। 9 से 12 वीक में क्या होगा, भ्रूण को अब फीटस कहा जाने लगेगा। पहले हम उसको क्या बोल रहे थे, जाइगोट बोल रहे थे, अब क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। इसके बाद बाहरी अंग, हाथ पैर उंगलियां विकसित होना स्टार्ट हो जाएंगी आपसे 9 से 12 वीक पे। जननांगों में भेद दिखने लगेगा, मेल है या फीमेल है, ये भी आपको 9 से 12 वीक में दिखाई देने लगेगा। और लंबाई लगभग जो है वो 6 सेंटीमीटर की आपके भ्रूण की हो जाएगी। और 5 से 8 वीक में कितने सेंटीमीटर हो रही थी हमारी, 1.5 सेंटीमीटर हो रही थी। लेकिन 9 से 12 वीक में कितने सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे भ्रूण की लंबाई हो जाएगी। ये आपको 9 से 12 सप्ताह में देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यॉर्क सैक। यॉर्क सैक क्या होती है, तो अंडपी सैक भी बोलते हैं इसे, जो कि भ्रूण को शुरुआती पोषण देने का काम करती है। अब भाई भ्रूण का प्लेसेंटा तो अभी डेवलप हुआ नहीं है, तो भ्रूण को भाई खाना, पानी, आपका जो ऑक्सीजन है वो सब भी देना है। तो इसका जो शुरुआत में जो इसका आर्टिफिशियल प्लेसेंटा कहा जाता है, वो यॉर्क सैक को कहा जाता है। तो यॉर्क सैक क्या करती है, भ्रूण को शुरुआती पोषण देने का काम करती है। जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता है, तब तक जो आपकी सैक है, जो यॉर्क सैक है, वही प्लेसेंटा की जगह पर भ्रूण को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। इसके साथ ही यह भ्रूण के प्रारंभिक रक्त निर्माण और कोशिकाओं की आपूर्ति में भी मदद करती है। मतलब स्टार्टिंग में प्लेसेंटा तो है नहीं, साथ में यॉर्क सैक क्या करेगी, भ्रूण को क्या देगी, रक्त देगी, रक्त का निर्माण करवाएगी, कोशिकाओं की आपूर्ति में हेल्प करेगी, उसको कोशिकाओं को प्रदान कराएगी। ये सारे काम क्या कौन करेगा, यॉर्क सैक करती है। इसके बाद देखिए 13 से 24 वीक, हमने 12 वीक तक अभी पढ़ा था पीछे, 9 से 12 वीक तक। अब हम करते हैं 13 से 24 वीक की जानकारी। तो 13 से 24 वीक में जो होती है वो दूसरी तिमाही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
आपका पता है, आपको जो आपकी प्रेगनेंसी है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। तो ये तीसरी तिमाही जो होती है वो 13 से 24 वीक में कंप्लीट होती है। इसमें अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, जो भ्रूण के अंग हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं। माँ को भ्रूण की हलचल महसूस होने लगती है, जिसको हम क्विकनिंग बोलते हैं, ठीक है। 3.5-4 महीने पे वो आपको फील होने लगती है, आपको बच्चे की हलचल फील होने लगती है। बच्चा अगर कोई भी एक्टिविटी करेगा वूम के अंदर, वो आपको फील होने लगता है। त्वचा, बाल और नाखून बनने लगते हैं आपके 13 से 24 वीक में। भ्रूण सुन सकता है और प्रतिक्रिया भी दे सकता है। वो सुन सकता है, उसके कानों में भी सेंसेशन होना शुरू हो जाता है, उसको सुनाई आ सकता है आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उसको सुनाई आता है और वो सुन सकता है। और उसका वज़न जो है वो 600 ग्राम तक 13 से 24 वीक में हो जाता है। ये सारी एक्टिविटी जो है वो 13 से 24 वीक में होती हैं, जिसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे 25 से 40 सप्ताह के बारे में, जो कि इसकी थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। इसको थर्ड ट्राइमेस्टर या तीसरी तिमाही बोलते हैं। तो 25 से 24 सप्ताह के बीच में भ्रूण तेज़ी से वजन बढ़ने लगता है, मस्तिष्क और फेफड़ों का पूर्ण तरीके से विकास हो जाता है, त्वचा मुलायम हो जाती है, चिकनी हो जाती है और लगभग 40वें हफ्ते में जो भ्रूण है वो फीटस है, उसका जन्म होने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये प्रक्रिया आपको 25 से 40 सप्ताह में देखने को मिलती है, जिसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ये आपकी फाइनल जो है वो स्टेज होती है भ्रूण को वूम के अंदर रखने की, और इसी स्टेज में आपके डिलीवरी होने तक उसका विकास बच्चे का आपके वूम के अंदर होता है। और ये सारी चीज़ें इसमें आपको 25 से 40 सप्ताह में देखने को मिलती हैं। इसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोट्स हैं कि भ्रूण की वृद्धि, पोषण, माँ की सेहत और गर्भावस्था की देखभाल पर निर्भर करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने जो हम ट्राइमेस्टर की बात कर रहे थे कि इसका वज़न इतना बढ़ ही जाएगा, ऐसा कंपलसरी है या इतना बढ़ना चाहिए, नहीं। आपका खान पीन कैसा है, आपकी भ्रूण की वृद्धि जो है वो माँ की सेहत पर डिपेंड करती है। उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, खाना पीना अच्छा है या नहीं है, देखभाल अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, उसने टीकाकरण लिए हैं सारे या नहीं लिए हैं, है ना, वो डेली अपना उसने रूटीन चेकअप कराए हैं या नहीं कराए हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंट होती है कि आपके भ्रूण का विकास किस तरीके से हो रहा है। और नियमित प्रसव पूर्व जाँच, जिसको एंटीनेटल चेकअप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको। अब हम बात करेंगे एमनियोटिक सैक की। एमनियोटिक सैक जो होती है वो एमनियोटिक थैली को कहते हैं। यह थैली तरल एमनियोटिक फ्लूइड से भरी हुई होती है। भ्रूण इसी तरल में तैरता है। यह भ्रूण को आघात, संक्रमण और सूखने से बचाती है, ठीक है। तो भ्रूण जो एमनियोटिक सैक होती है वो क्या करती है, वो आपके तरल रूप में मतलब लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है, और ये भ्रूण को किसी भी प्रकार के चोट को लगने से, किसी भी प्रकार का संक्रमण मतलब इन्फेक्शन होने से, या उसको सूखने से मतलब उसको ड्राई होने से आपको बचाती है। और यह थैली जो है वो कई बार में अकॉर्डिंग टू द ट्राइमेस्टर अलग अलग तरीके से भरी हुई होती है। मतलब इसमें जो फ्लूइड का अमाउंट होता है वो अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर होता है। अब देखिए हम बात करेंगे भ्रूणीय थैली की उपस्थिति की। तो गर्भधारण के 4-5 सप्ताह में भ्रूणीय थैली अल्ट्रासाउंड में दिखाई देने लगती है। इसकी उपस्थिति से गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है। मतलब जो आपका गर्भधारण है 4 से 5 सप्ताह में, उसमें आपको एमनियोटिक फ्लूइड की थैली दिखाई देने लगती है, और इससे पता चल जाता है कि आपकी गर्भावस्था जो है वो बिल्कुल सही है और वो प्रेजेंट है। इसके बाद देखिए भ्रूणीय थैली का महत्व क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यह भ्रूण के लिए एक संरक्षित वातावरण प्रदान करती है, मतलब एक सुरक्षित वातावरण ये प्रदान करती है भ्रूण को। इसके भ्रूण को पोषण, सुरक्षा मिलती है। इससे क्या मिलता है, भ्रूण को पोषण मिलता है, सुरक्षा मिलती है। यह गर्भावस्था की सामान्य प्रकृति का प्रारंभिक संकेत होता है। ये सबसे पहले जो ये थैली बनती है ये हमारा संकेत है कि आपकी जो गर्भावस्था है वो नॉर्मल है, सामान्य है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और यह हमारी सैक से बनती है। अब हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की। तो एमनियोटिक द्रव जो होता है एक पारदर्शी, एक लिक्विड पानी जैसा होता है, या पानी जैसा तरल होता है, जो गर्भ में एमनियोटिक थैली के अंदर भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहता है।
एमनियोटिक फ्लूइड कैसा दिखाई देगा आपको? पारदर्शी दिखाई देगा, पानी जैसा दिखाई देगा। और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो भ्रूण है वो सुरक्षित रहता है और यह चारों तरफ भ्रूण के एक थैली बनाकर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे एमनियोटिक द्रव का जो कार्य होता है, जो वर्क होता है उसके बारे में। तो भ्रूण की सुरक्षा करना इसका पहला कार्य होता है। यह झटकों से, बाहर की चोटों से भ्रूण की रक्षा करता है। तापमान को मेंटेन करना इसका दूसरा कार्य होता है। गर्भावस्था के अंदर तापमान को स्थिर बनाए रखता है, यह भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड का ही कार्य होता है। भ्रूण को चलने फिरने की जगह देता है। इससे भ्रूण क्या होगा, अपने हाथ पैर चलाने में इजी फील करता है, जिससे उसकी मांसपेशियों और हड्डियों का विकसित होती है। मतलब कि क्या क्या काम करेगा ये? भ्रूण की सुरक्षा करेगा, उसको बाहर की चोटों से बचाएगा, तापमान को नियंत्रित करेगा, टेम्परेचर को वहाँ पे बनाए रखेगा और भ्रूण के मूवमेंट में हेल्प करेगा। मूवमेंट में मतलब वो जो भ्रूण होगा आपका, जो फीटस होगा, वो अपने हाथ पैरों को वहाँ पे मूव कर सकता है, हिला सकता है, हिला डुला सकता है, जिससे क्या होगा, उसकी मांसपेशियाँ और हड्डी जो है वो। इसके बाद देखिए क्या करेगा, फेफड़े और पाचन तंत्र के विकास में मदद करता है। भ्रूण इस द्रव को निकलता है, बाहर निकालता है और जिससे फेफड़े और आंतों का विकास होता है। ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू निकालता है भ्रूण, उससे क्या होगा कि बाहर निकालने से उसके फेफड़ों का विकास होगा और उसकी आंतों का भी विकास होता है। संक्रमण से सुरक्षा करेगा। यह एक रक्षात्मक परत का काम भी करता है जो बैक्टीरिया आदि से भ्रूण को बचाता है। एक तरीके से ये इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है फीटस के यूट्रस के अंदर। इसके बाद देखिए एमनियोटिक द्रव का निर्माण कैसे होता है। तो गर्भावस्था की शुरुआत में माँ के प्लाज्मा से ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। ठीक है, पहले किससे बनेगा? ये माँ के प्लाज्मा से बनेगा और बाद में ये भ्रूण का जो पेशाब होता है, जो यूरिन पास करता है, जो फीटस मदर के अंदर यूरिन पास करता है, उसके द्रव का हिस्सा भी एमनियोटिक फ्लूइड में होता है। मतलब माँ के प्लाज्मा से बनेगा और फीटस के यूरिन से इसका निर्माण होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। इसके आगे देखिए हम कितना एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। सामान्य एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए एक नॉर्मल डिलीवरी में? तो 34 से 36 सप्ताह में 800 ml से 1000 मिलीलीटर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रसव के समय ये 500 मिलीलीटर तक रह जाता है। धीरे धीरे करके वो लिक्विड जो है बाहर एक्सपेल आउट होता रहता है। तो 34 से 36 वीक्स पे, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में 800 से 1000 मतलब 1000 मिलीलीटर ये होना चाहिए और डिलीवरी के टाइम पे ये कम से कम 500 मिलीलीटर होना चाहिए। इसके दो, अब देखिए बात करते हैं इसके दो कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो इसके दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक को ओलिगोहाइड्रोमनियाज बोलते हैं और एक को पॉलीहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। ओलिगोहाइड्रोमनियाज जो बोलते हैं उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाती है, जो भ्रूण के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, उसको ओलिगोहाइड्रोमनियाज कहते हैं। और पॉलीहाइड्रोमनियाज जो है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है और माँ और भ्रूण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत वो देती है। उसमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं माँ के लिए और भ्रूण के लिए। तो ये दो कंडीशन, जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे होते हैं, ओलिगोहाइड्रोमनियाज और पॉलीहाइड्रोमनियाज। अब बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन की। फीटल सर्कुलेशन जो होता है वो भ्रूण या परिसंचरण प्रणाली, गर्भ में पल रहे शिशु की रक्त प्रवाह प्रणाली होती है, जो जन्म से पहले विशेष रूप से कार्य करती है, क्योंकि भ्रूण के फेफड़े उस समय पे कार्य नहीं करते हैं। इसको फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब कि जब फीटस के फेफड़े काम करना बंद कर दें या काम करना शुरू ना करें, उससे पहले की जो स्थिति होती है, जो प्लेसेंटा से बच्चे को जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई होती है, उसको हम फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। जो ब्लड की सप्लाई होती है पूरी बॉडी में फीटस के, इस सबको हम फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं भ्रूण या परिसंचरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। तो माँ के रक्त में ऑक्सीजन और पोषक तत्व लेना। ठीक है, माँ के रक्त में क्या लेना? ऑक्सीजन लेना और पोषक जितना भी न्यूट्रिशन होना है वो लेना। भ्रूण के शरीर में इसका वितरण करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका? आपके सर्कुलेशन का। इसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को माँ के शरीर की ओर वापस भेजना। ये कुछ मेन उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होते हैं फीटल सर्कुलेशन के लिए। एक तो वो ऑक्सीजन लेगा और हेल्दी न्यूट्रिशन लेगा,
इसके बाद वो शरीर में इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, सभी जगह सर्कुलेट करेगा उनको, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जितना भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे होगा, उन सबको वापस माँ को भेजना, जिससे कि वो फ़िल्टर आउट हो सके। उसका काम भी आपका सर्कुलेशन ही करता है। ब्लड के साथ कांटेक्ट करके ही ये सारे सर्कुलेशन वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है वो माँ और भ्रूण के बीच पोषण, ऑक्सीजन और उपस्थितियों का आदान प्रदान होता है, अपशिष्टों का आदान प्रदान होता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा जो होता है वो जितना भी न्यूट्रिशन है उसका, ऑक्सीजन का, और जितने भी अपशिष्ट आपकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफ़र करता है, वो प्लेसेंटा करता है फीटस में, और फीटस करता है प्लेसेंटा में। आर्टरी और वेन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे को ट्रांसफ़र सारी चीज़ों का होता है। इसके बाद देखिए आपका है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो इसका जो होती है 2 धमनियाँ होती हैं जिनको हम आर्टरी बोलते हैं, और एक इसमें वेन होती है। ठीक है, 2 आर्टरी और 1 वेन आपके अम्बिलिकल कॉर्ड में देखने को मिलती है। और इससे जो होती है वो O2 सप्लाई होती है, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सप्लाई होती है, वो ट्रांसफ़र होती है, और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। एक वेन जो होती है आपका आर्टरी होती है वो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है और उसके साथ में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। और दूसरी आर्टरी जो होती है वो उस इम्प्यूरिफाइड ब्लड को और इम्प्यूरिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को फीटस से प्लेसेंटा में पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरीके से जो फीटस है वो अपना पूरा सर्कुलेशन का मेथड पूरा कंप्लीट करते हैं। एक अम्बिलिकल वेन जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें 2 आर्टरी होती हैं और एक वेन होती है। तो ऑक्सीजन और पोषण से भरपूर रक्त को प्लेसेंटा से भ्रूण की ओर लेकर आती है। कौन लेकर आती है? एक जो वेन होती है वो लेकर आती है। क्या लेकर आती है? ऑक्सीजन और पोषण भरपूर रक्त को प्लेसेंटा से भ्रूण की तरफ लेकर जाती है, मतलब प्लेसेंटा से फीटस की तरफ लेकर जाती है वेन। ये एक वेन। इसके बाद देखिए बात करेंगे डक्टस आर्टेरियोसिस, डक्टस वीनस का। ठीक है, डक्टस वीनस क्या होती है? ये अम्बिलिकल वेन, जो अम्बिलिकल वेन होती है, ये अम्बिलिकल वेन से आने वाला रक्त सीधे लीटर को आपका वापस करके हृदय के जो वाहिनी होते हैं, वाहिनी जो एट्रियम होती है उसमें ले जाने का काम करती है। ठीक है, क्या कौन करती है? आपका डक्टस वीनस। डक्टस वीनस क्या करेगी? आपका अम्बिलिकल वेन से आने वाले रक्त को सीधे किस में लेकर जाएगी? आपके लीवर में लेकर जाएगी, और आपका वापस करके लीवर से हृदय की ओर वाहिनियों को एट्रियम के थ्रू लेकर जाती है। ये इसका काम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फोरामेन ओवल की। ठीक, फोरामेन ओवल जो होता है वो हृदय के दाएं एट्रियम से बाएं एट्रियम में रक्त को सीधे ले जाता है। कौन? फोरामेन ओवल हृदय के दाएं एट्रियम से बाएं एट्रियम में रक्त को सीधे ले जाता है, ताकि फेफड़ों को आपका जो फेफड़े हैं उनको पूरा का पूरा जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड हो सके, और जो ब्लड है वो प्रोवाइड हो सके, और वहाँ से वो वापस जा सके। ये काम करता है आपका फोरामेन ओवल। इसके बाद देखिए डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस का जो काम होता है वो पल्मोनरी धमनी, फेफड़ों की धमनियों से रक्त को अयोर्टा के थ्रू या महाधमनी के थ्रू की ओर मोड़ना काम होता है। किसका? डक्टस आर्टेरियोसिस का। ठीक है, ये 3 फंक्शन होते हैं सर्कुलेशन में। कौन सा? डक्टस वीनस, फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस वीनस का जो काम होता है वो अम्बिलिकल वेन से आने वाले जो ब्लड होता है उसको आपका क्या करना? हृदय की ओर लेकर जाना और उसे वापस एट्रियम में भेजना। और डक्टस फोरामेन ओवल का जो काम होता है वो हृदय के दाएं एट्रियम से बाएं एट्रियम में रक्त को सीधे लेकर जाती है, और फेफड़ों को भी जो है वो अच्छे से वहाँ पे फिल्टर करती है। इसके बाद डक्टस आर्टेरियोसिस का जो काम होता है वो पल्मोनरी धमनी, फेफड़े की धमनियों में रक्त को अयोर्टा के थ्रू उसकी तरफ को, अयोर्टा की तरफ को मोड़ने का काम करती है। कौन? आपका डक्टस आर्टेरियोसिस।
अब देखिए जन्म के बाद क्या होता है, ये सब तो जो प्रोसीजर हम अभी तक पढ़ रहे थे उसमें था कि जन्म के पहले जो फीटस है वो अपने ऑक्सीजन को, ब्लड को, न्यूट्रिशन को कहाँ से लेता है और वो सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में किस तरीके से जाती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे उनका आदान प्रदान होता है। अब बात करेंगे हम जन्म के बाद क्या होता है। तो जन्म के बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, पहली सांस लेता है, फेफड़े जो हैं वो प्लेसेंटा से हटके अपने आप काम करना शुरू कर। पहले कहाँ से सांस ले रहा था, वो प्लेसेंटा से ले रहा था, और अब जो बेबी है, जो फीटस है, जो इन्फेंट है, वो खुद उसके फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं पैदा होते ही। इसके बाद फोरन ओवल, डक्टस वीनस और आपका जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो बंद हो जाते हैं। पहले ये सारी चीज़ें किससे हो रही थी, डक्टस वीनस से हो रही थी, डक्टर आर्टरियोसिस से हो रही थी और फोरमैन ओवल से हो रही थी। तो अभी क्या होगा, ये तीनों चीज़ें बंद हो जाएंगी और जो पेशेंट है, जो फीटस है, वो खुद के फेफड़ों से सांस लेना स्टार्ट कर देगा। उसका खुद का हार्ट जो है वो ब्लड पंप करना शुरू कर देगा, ब्लड को प्यूरीफाई करना शुरू कर देगा और इम्प्यूरीफाई ब्लड को बाहर एक्सपेल आउट करना भी शुरू कर देगा। ये सारे फंक्शन जो हैं पेशेंट में खुद से एक्टिवेट हो जाते हैं। रक्त परिसंचरण वयस्क प्रणाली की तरह सामान्य हो जाता है। मतलब जैसे एक एडल्ट इंसान का हार्ट काम करता है, दिल काम करता है, ब्लड को प्यूरीफाइड करने का, ऑक्सीजन को प्यूरीफाइड करने का, ऑक्सीजन और ब्लड को कैरी करके लेके जाने का, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, ये सारी चीज़ें जो है उसके फीटस के खुद उसके बॉडी के अंदर काम करने लगेंगे। और जो भी सप्लाई वो प्लेसेंटा से पहले ले रहा था, वो सारी सप्लाई अब वो खुद से उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करने लगेगी। अब उसको प्लेसेंटा